हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 जियोग्राफी का 9th चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्यापार क्या होता है। तो व्यापार का जो मतलब होता है वो होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है वही व्यापार कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो कोई व्यक्ति या संस्था किसी वस्तु को खरीद रही हो और दूसरी व्यक्ति या संस्था किसी वस्तु को बेच रही हो तो उस स्थिति में व्यापार संभव होगा। जो व्यापार होते हैं उसके दो स्तर होते हैं। ये पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर तो वो होता है व्यापार का जिसमें एक ही देश की सीमाओं के अंदर अंदर ही लोग क्रय और विक्रय करते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें राष्ट्र की सीमाओं से बाहर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहले जो व्यापार प्रचलित था वो था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में क्या होता था, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को खरीद रहा है और वो किसी और वस्तु को बेच रहा है, तो वहाँ पे वस्तु विनिमय होगा। इससे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कोई एक किसान है और दूसरा एक लकड़हारा है। लकड़हारे के पास लकड़ियाँ हैं और किसान के पास गेहूँ है। किसान को चाहिए लकड़ियाँ और लकड़हारे को चाहिए गेहूँ, तो वो दोनों चीज़ों का अदल बदल कर लेंगे। यानी जो लकड़ियों वाला है वो गेहूँ ले लेगा और जो गेहूँ वाला है वो लकड़ी ले लेगा। यानी दोनों एक दूसरे की चीज़ों को अदल बदल कर लेंगे, वो हो जाएगा वस्तु विनिमय। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कठिन था, इस कारण से वस्तु विनिमय ज़्यादा चल नहीं पाया। उसके बाद में आया धातु विनिमय। धातु विनिमय में क्या होता था, कोई वस्तु या सेवा लेते थे, उसके बदले में कोई धातु का टुकड़ा या फिर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के ये वगैरह दे दिया करते थे। लेकिन प्रकृति में धातु भी एक सीमा तक उपलब्ध होता है। अब इतने ज़्यादा धातु के टुकड़े और ज़्यादा सारे सिक्के बनाए नहीं जा सकते, क्योंकि धातु एक सीमा में उपलब्ध है, उसे किसी और काम में भी हमें यूज़ करना होता है। इस कारण से जो बाद में विनिमय प्रचलित हुआ वो जो हम नोट का यूज़ करते हैं वो वाला हुआ, क्योंकि इसमें ना ये ज़्यादा बनाने में ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होता और इससे विनिमय भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है जो वस्तु विनिमय है, वो अब तो वैसे संसार में बंद हो गया है, लेकिन फिर भी एक स्थान पर किया जाता है। हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद में गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जागी रोड में जॉन बिल मेला लगता है, जिसमें वहाँ पे लोग आते हैं और वस्तु विनिमय व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है जो सैलरी शब्द का जो शब्द बना है वो लैटिन भाषा के शब्द सैलरियम से बना है। सैलरियम का क्या अर्थ होता है, नमक के द्वारा भुगतान। क्योंकि उस जिस समय में इस मतलब सैलरी शब्द उत्पन्न हुआ था यानी बनाया गया था, उस टाइम में जो नमक था ना वो समुद्र से नहीं निकाला जाता था या नहीं बनाया जाता था, वो सिर्फ खनिज से होता था और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता था। इस कारण से इसे नहाना भुगतान के एक माध्यम के रूप में प्रयोग में लिया गया और सैलरी शब्द का आविष्कार हुआ। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। पहले लोग क्या करते थे, उनके लिए 3-4 चीज़ें ही आवश्यक होती, रोटी कपड़ा मकान, बस ये चीज़ मिल जाए वो संतुष्ट है। लेकिन जब अमीर और गरीब दो वर्ग होंगे तो अमीर वर्ग चाहेगा कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा, कोई विलास की वस्तु हो, यानी कुछ ऐसी चीज़ हो जो उसे अलग करे। इस कारण से बहुत मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों का व्यापार होना शुरू हुआ और इस कारण से व्यापार स्टार्ट हो गया। और रेशम मार्ग है उसके द्वारा भी व्यापार किया जाता है। जो रेशम मार्ग है वो रोम को चीन से जोड़ने का कार्य करता है, क्योंकि चीन में रेशम बनाया जाता है, वो बहुत अच्छा रेशम होता है। और रोम की जो ऊन है या बहुमूल्य धातु है उसको आने ले जाने यानी व्यापार करने के लिए कोई रास्ता होगा तो ही व्यापार किया जाएगा। तो जो व्यापार का मार्ग था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था, क्योंकि उससे रेशम चीन से रेशम ले जाया जाता था।
अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं तो ये जो मार्ग है ये रेशम मार्ग है। ये रोम से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये चाइना तक जाता है। ये रेशम मार्ग कहलाता है। आगे है हमारा, और उसके बाद में दास प्रथा भी स्टार्ट हुई, मतलब दासों का व्यापार करना भी स्टार्ट हुआ। और लोग यानी दासों की नीलामी करते थे, उन्हें बेचा करते थे, उन्हें खरीदा करते थे। लेकिन बाद में इसमें बैन लगा दिया गया, क्योंकि जो गरीब वर्ग थे उनका ज़्यादा शोषण होने लग गया और वो अपने परिवार से बिछड़ जाते थे और कभी बार मिल भी नहीं पाते थे। इस कारण से दास जो व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में कैसे आया। तो हम अगर देखें, जो एक राष्ट्र होता है उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, सारी वस्तुएं, सारे खनिज उपलब्ध हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब वो किसी खनिज, किसी वस्तु या किसी फल फ्रूट की कोई ना कोई भूगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे वो अच्छे से उत्पन्न हो सकता है। ऐसे जो चीज़ गर्म जलवायु में उत्पन्न हो सकती है, ये आवश्यक नहीं है कि वो ठंडे जलवायु में भी उत्पन्न होगी। वो ठंडे जलवायु में उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इस कारण से अब जो गर्म देश है उन्हें कोई ठंडे देशों से चीज़ लानी पड़ेगी, और ठंडे देश है उनको गर्म देश से कोई चीज़ लानी पड़ेगी। यानी जो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती है उसे उस स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए दूसरे स्थानों से कोई चीज़ लानी पड़ेगी ताकि वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाए। इस कारण से व्यापार अस्तित्व में आया और अब तक ये व्यापार चलता आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इससे देश को यानी विश्व को आर्थिक लाभ भी होता है। देशों को उनके पास विदेशी मुद्रा भी बढ़ जाती है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 5 आधार है। एक है राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता, दूसरा है जनसंख्या कारक, तीसरा है आर्थिक विकास की प्रावस्था, चौथा है विदेशी निवेश की सीमा और पांचवा है परिवहन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता। मतलब मैंने ये आपको पहले बता दिया कि बहुत सारी जलवायु है, मृदा है या फिर भूविज्ञान है, ऊंचा वच्चा, ये प्रत्येक स्थान पर एक जैसा नहीं पाया जाता। थोड़े स्थान में दूरी आएगी तो ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो जो चीज़ें मतलब नीची भूमि है वहाँ पे खेती अच्छी हो सकती है, कृषि अच्छी हो सकती है, यानी वहाँ पे अन्न होगा। लेकिन जो ऊंची चीज़ है यानी पर्वत है, पठार है, ये भू दृश्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लोग आना जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। इस कारण से ये जो दृश्य होता है ये पर्यटन को प्रभावित करता है और देश को विदेशी मुद्रा भी बन जाती है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, जो खनिज संसाधन है वो प्रत्येक स्थान पर तो नहीं पा सकते और इस कारण से उसे जिस स्थान पर उसकी कमी होती है उसे दूसरे स्थानों से मंगवाया जाता है, लाया जाता है। इस कारण से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये इसका आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु है वो हर जगह की अलग अलग होती है, जिस कारण से वहाँ के वन्य जीव और पादप वनस्पति वो भी अलग अलग होएगी। अब इसमें सेकंड पॉइंट है जनसंख्या कारक। जनसंख्या कारक में भी इसके 2 पॉइंट आते हैं, एक है सांस्कृतिक कारक और दूसरा है जनसंख्या का आकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक कारक। मतलब बहुत सभी देशों की कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ना कोई ऐसी कला होती है जिसे सारे विश्व द्वारा सम्मान दिया जाता है, उसकी कला को माना जाता है, उसकी संस्कृति को माना जाता है। जैसे कि चीन के जो चीनी मिट्टी के बर्तन है वो पूरे विश्व में फेमस है, या फिर ईरान की जो कालीन है वो भी पूरे विश्व में फेमस है, जिस कारण से उसे दूसरे देशों में भी खरीदा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट मतलब कीमत में अच्छी कीमत में बेचा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है जनसंख्या का आकार। अब जहाँ की जनसंख्या कम होगी और वहाँ पे कृषि ज़्यादा होगी, मतलब जनसंख्या तो थोड़ी सी है लेकिन जो उनके पास खाद्य आपूर्ति या जो संसाधन है वो बहुत ज़्यादा है।
इतने ज़्यादा वो अपनी जनसंख्या पर लगा ही नहीं सकते, तो वो जो बचे हुए संसाधन या खाद्य सामग्री है वो दूसरे देशों में बेच देते हैं, जिस कारण से दूसरे देश भी उस चीज़ का उपभोग कर सके। या फिर हम ऐसे समझेंगे कि कोई देश है, उसकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है और जबकि खाद्य आपूर्ति है, संसाधन है वो बहुत कम है। वो जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति और संसाधन तो चाहिए होंगे, जिस कारण से वो दूसरे देशों से मंगवा लेंगे। जनसंख्या का जो आकार होता है वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास की प्रावस्था। इसमें क्या होता है कि जिनमें कृषि अधिक होएगी वो लोग कच्चे माल का अधिक निर्यात करेंगे, लेकिन जिनके पास कच्चा माल उपलब्ध नहीं है लेकिन उनके पास मशीनें अच्छी पाई जाती है, यहाँ पे औद्योगिक विकास है, इस कारण से वो कच्चा माल खरीद लेंगे और निर्मित माल बेच देंगे। ये इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश का अर्थ होता है कि विदेश में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाएगा। इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परिवहन। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो वस्तु आएगी और जाएगी, तो उसे लाने ले जाने के लिए किसी ना किसी माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे कि रेल हो गया या फिर वर्तमान में जलमार्ग का भी बहुत उपयोग किया जाता है, या फिर एरोप्लेन हो गया, किसी न किसी माध्यम से उसे उस देश में पहुंचाया जाएगा। इस कारण से जो परिवहन है वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला है व्यापार का परिमाण, दूसरा है व्यापार संयोजन और तीसरा है व्यापार की दिशा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापार का परिमाण। मतलब इसमें किसी वस्तु या सेवा में उसका कितना मूल्य लगा है, यही कहलाएगा व्यापार का परिमाण। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन में ये लिखा हुआ है कि पहले ना प्राथमिक उत्पाद ना व्यापार के प्रधान थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ, तब विनिर्मित वस्तुएं यानी जो सीधा निर्माण के लिए उपयोग में आती वो उनका ज़्यादा विकास होने लगा और वो व्यापार प्रधान बन गई। इसका नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा में क्या लिखा हुआ है कि जो विकासशील देश है वो भी व्यापार में दिलचस्पी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका भी विकास हो रहा है, उन्हें विदेशी मुद्रा भी बन रही है, जिस कारण से वो भी बड़े बड़े देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में जुटे हुए, जैसे कि भारत है, चीन है, ये विकासशील देश हैं और विकसित देशों के साथ ये प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं यानी कंपटीशन कर रही हैं। फिर आते हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन में क्या होता है कि कोई देश है उसके आयात और निर्यात कितना है। आयात वो होता है जो दूसरे देशों से लाया जाता है, मंगवाया जाता है, और निर्यात वो होता है जो दूसरे देशों को दिया जाता है, वो निर्यात कहलाता है। तो यदि आयात अगर कम होगा और निर्यात ज़्यादा होगा, यानी किसी देश में सामग्री आएगी तो कम, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा सामग्री लेके जाएंगे, उस कारण से उस देश के अंदर जो विदेशी मुद्रा है वो आने लग जाएगी, जिस कारण से जो व्यापार संतुलन होगा वो धनात्मक होगा। मैं फिर से समझा देती हूँ। यदि किसी देश में आयात तो कम होगा यानी बहुत कम चीज़ें बाहर से आएगी, लेकिन निर्यात अधिक होगा यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर जाएंगी, दूसरे देशों को दी जाएंगी, तो जो व्यापार संतुलन होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा आ रही है, क्योंकि वो निर्यात ज़्यादा कर रही है। और
यदि किसी देश में संसाधन कम है तो वो निर्यात तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि संसाधन उनके पास कम है, जबकि वो आयात ही आयात करेंगे क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो जनता है, देश की जनता, उसके पास संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। इस कारण से दूसरे देशों से वहाँ पे संसाधन मंगवाए जाएंगे, जिस कारण से उन्हें दूसरे देशों को अपनी मुद्रा देनी पड़ेगी, जिस कारण से उनके पास विदेशी मुद्रा में कमी आ जाएगी। और ये जो व्यापार होगा वो व्यापार संतुलन जो होगा वो होगा ऋणात्मक यानी प्रतिकूल होगा। ये मैंने आपको इसके दोनों पॉइंट समझा दिए हैं। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार है, एक है द्विपार्श्विक और व्यापार और दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार में क्या होता है, दो देश एक दूसरे के साथ वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाएगा द्विपार्श्विक व्यापार, नाम से ही पता चल रहा है इसके। और सेकंड है बहुपार्श्विक व्यापार, एक देश बहुत सारे देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान कर रहा है, मतलब बहुत सारे देशों के साथ व्यापार कर रहा है, तो वो व्यापार कहलाएगा बहुपार्श्विक व्यापार। ये इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।